नमस्कार। कक्षा 11 अध्याय 7 क्रमचय एवं संचय मॉड्यूल 1 में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्रमचय एवं संचय विषय का परिचय, गणना का आधारभूत सिद्धांत तथा उपरोक्त सिद्धांत का दैनिक जीवन में उपयोग विभिन्न समस्याओं द्वारा। मान लीजिए आपके पास एक सूटकेस है जिसमें नंबर लॉक लगा है और उसमें 4 चक्र हैं। प्रत्येक चक्र में 0 से 9 तक 10 अंक से चिन्हित किया गया है। यदि किसी विशेष अनुक्रम में 4 विशिष्ट अंकों की पुनरावृत्ति न हो तो लॉक को खोला जा सकता है। किसी कारणवश आप अंकों के इस विशिष्ट क्रम को या निश्चित क्रम, जिसे आप साधारण भाषा में पासवर्ड भी कहते हैं, को भूल गए हैं और आपको केवल इतना याद है कि पहले चक्र पर 7 का अंक चिन्हित था, बाकी के चक्र के अंक आपको याद नहीं है। तो आप क्या करेंगे? संभवतः आप एक सूची तैयार करेंगे बचे हुए 9 अंकों में से किन्हीं 3 को चुनकर। मान लीजिए आपने 3 अंक चुने, 1, 2 और 3। इसे आप कितनी तरह से लिख सकते हैं? 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1। आप इन 3 अंकों को 6 अनुक्रमों में लिख सकते हैं। यह तो तब है जब आपने निश्चित कर लिया कि आपको 3 अंक कौन से लेने हैं, लेकिन आपको तो पता नहीं है कि वो 3 अंक कौन से हैं। तो संभवतः ये सूची बहुत ही नीरस और लंबी हो जाएगी जिससे आप बोर हो जाएंगे। तो क्या करें? आज हम एक ऐसी मौलिक गणन तकनीक सीखेंगे जिसकी सहायता से हम वस्तुओं के चयन और उन्हें क्रमबद्ध करने के अनुक्रमों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम एक और उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मान लीजिए मोहन के पास 3 पैंट और 2 शर्ट हैं। पैंटों को हम P1, P2 और P3 से चिन्हित करते हैं और उसके पास जो 2 शर्ट हैं उसे हम शर्ट 1 और शर्ट 2 से चिन्हित करते हैं। तो इस प्रकार वो पैंट 1 और शर्ट 1 का एक जोड़ा पहन सकता है। पैंट 1 के साथ शर्ट बदलकर दूसरा जोड़ा पहन सकता है। इसी प्रकार पैंट 2 के साथ शर्ट 1 और शर्ट 2, ये 2 जोड़े पहन सकता है। तो कुल मिलाकर आपके पास 6 संभावनाएं हैं पैंट और शर्ट के जोड़े पहनने की। तो एक और समस्या के द्वारा हम इसे समझेंगे। आरुषि के पास 2 स्कूल बैग, 3 टिफिन बॉक्स और 2 पानी की बोतल हैं। वो इन वस्तुओं को कितने प्रकार से विद्यालय ले जा सकती है यदि उसे प्रत्येक में से एक को चुनना हो? यदि हम उसके बैग को B1 और B2 से दिखाएं और उसके 3 टिफिन को T1, T2 और T3 से चिन्हित करें और पानी की बोतलों को W1 और W2 से चिन्हित करें, तो किसी दिन वो जब बैग 1 लेके जाती है और टिफिन 1 और बोतल 1 लेके जाती है तो उसके पास ये संभावना है, ये विकल्प है बैग 1, टिफिन 1 और बोतल 1 का। इसी प्रकार बैग 1 में वो टिफिन 2 भी ले जा सकती है। टिफिन 2 के साथ अब फिर से उसके पास 2 विकल्प हैं, बोतल 1 और बोतल 2 ले जाने के। अब उसके पास ये 2 विकल्प और बन गए। तो इस प्रकार अगर हम चलेंगे तो इस चित्र द्वारा आप समझ सकते हैं कि 12 तरह से 12 विकल्प आरुषि के पास हैं कि जब वो इन वस्तुओं को विद्यालय ले जा सकती है। ये सब एग्जाम्पल्स जो हैं हमने इसलिए समझे कि हम एक ऐसी मौलिक गुणन तकनीक को सीखने जा रहे हैं, जिसका अध्ययन करने जा रहे हैं। वो सिद्धांत की सहायता से हम वस्तुओं के चयन और उन्हें क्रमबद्ध करने के अनुक्रमों की संख्या को निर्धारित कर पाएंगे। और उस सिद्धांत का कथन इस प्रकार है: यदि एक घटना m तरीके से घटित हो सकती है, तदुपरांत एक अन्य घटना n विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो दिए गए क्रम में इन दोनों घटनाओं को भिन्न तरीके से घटित होने की कुल संख्या है m गुणा n। जहां पर भी आप ये स्टार का चिन्ह देखेंगे, इसका अर्थ गुणा है।
ये तो था कि जब कोई घटना दो अलग अलग तरीके से घटित हो रही है, m विभिन्न तरीके से या n विभिन्न तरीके से, हम इसका व्यापीकरण भी कर सकते हैं। घटना यदि 3 तरीके से घटित हो रही है, तब हम इस कथन को किस प्रकार लिखेंगे? यदि एक घटना m विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, इसके उपरांत एक अन्य घटना n विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, इसके बाद एक तीसरी घटना p विभिन्न तरीकों से घटित हो सकती है, तो इन तीनों घटनाओं के घटित होने की भिन्न तरीकों की कुल संख्या होगी m गुणा n गुणा p। तो हम इसे उदाहरण की सहायता से समझेंगे। ये सिद्धांत जो आपने सीखा था गणना का आधारभूत सिद्धांत। शब्द रोज, जिसमें ये 4 अक्षर हैं ROSE के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो हमारे पास पहला रिक्त स्थान भरने का तरीका, क्योंकि हमें कहा गया है इस चारों अक्षरों का प्रयोग करना है और हम इसके लिए 4 रिक्त स्थान ले लेंगे जिसे हम भरना चाहते हैं, और हमारे पास 4 ही विकल्प हैं और 4 ही अक्षर का हमें शब्द बनाना है। तो पहला रिक्त स्थान भरने का तरीका हमारे पास है 4, क्योंकि हमारे पास 4 अक्षर उपलब्ध हैं। अब चूंकि ये कहा गया है कि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, एक अक्षर का हम पहले से ही इसमें उपयोग कर चुके हैं, क्योंकि ये रिक्त स्थान 4 तरीके से भरा जा सकता है, कोई एक अक्षर हम इसमें चुन चुके हैं, तो हमारे पास अक्षर बचे 3। तो दूसरा रिक्त स्थान भरने के तरीके होंगे 3। इसी प्रकार तीसरा रिक्त स्थान भरने के तरीके बचेंगे हमारे पास केवल 2, और एक ही रिक्त स्थान बचा है और एक ही अक्षर बचा है। तो इस तरह से ये विकल्प हमारे पास हैं। तो अतः शब्दों की अभीष्ट संख्या 24 होगी। किस प्रकार कहेंगे इसे हम कि ये 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गणना का आधारभूत सिद्धांत हमें इस प्रश्न को सॉल्व करने में सहायता करता है। ये तो स्थिति थी जब अक्षरों की पुनरावृत्ति संभव नहीं थी। यदि अक्षरों की पुनरावृत्ति संभव होगी तब हमारे पास अक्षर अभी भी 4 हैं, वही 4 विकल्प ROSE, और रिक्त स्थान भी 4 हैं, क्योंकि हम 4 अक्षर के शब्द बनाना चाहते हैं कि कितने शब्द बनेंगे। अब ये 4 अक्षर हैं, तो पहला रिक्त स्थान हम 4 तरह से भर सकते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह दूसरा रिक्त स्थान अब हम कम नहीं करेंगे। हमारे पास अभी भी 4 विकल्प उपलब्ध हैं, तो अभी भी हम चारों विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है। इसी प्रकार हम तीसरे रिक्त स्थान में भी 4 विकल्प प्रयोग कर सकते हैं, और चौथे रिक्त स्थान में भी 4 अक्षरों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमें जो अनुक्रम मिलेंगे और जो शब्द बनेंगे वो होंगे 4 गुना 4 गुना 4 और गुना 4। ये हो गया 256 अनुक्रम, जिसमें हम इन 4 अक्षरों को व्यवस्थित कर सकते हैं। है ना मजेदार ये गणना का आधारभूत सिद्धांत? हमारी कैसी समस्याओं को ये आसानी से हल कर देता है। अब हम उदाहरण 2 समझेंगे। भिन्न भिन्न रंगों के दिए गए 4 झंडों से कितने भिन्न भिन्न संकेत उत्पन्न किए जा सकते हैं यदि एक संकेत के लिए एक दूसरे के नीचे 2 झंडों की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है पर्वतारोहियों के जीवन में या फिर सेना की टुकड़ियों के लिए। मान लीजिए पर्वतारोहियों की एक टुकड़ी पहाड़ पर ऊपर है और उनकी साथी टुकड़ी नीचे है। उनके पास कोई फ़ोन भी नहीं, कोई वाईफाई भी नहीं है, और वो कोई आवश्यक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे में वो इस तरह के झंडों का प्रयोग करते हैं। उनके पास लेकिन केवल 4 ही रंग के झंडे हैं। उन 4 रंग के झंडों को वो कितनी तरह से क्रमबद्ध करके संदेश बना सकते हैं जिससे वो अपने साथी टुकड़ी को पहुंचा सकें। तो इसे हम समझेंगे। हमें
दो ही झंडों का प्रयोग करना है एक समय में। तो अगर हम इसके लिए दो रिक्त स्थान इस तरह बनाएं, जैसा कि प्रश्न में कहा है, एक झंडे के नीचे दूसरा झंडा हमें प्रयोग करना है। हमारे पास उपलब्ध विकल्प हैं चार। चार झंडों में से पहला ऊपर का स्थान हम चार तरह से भर सकते हैं और नीचे के झंडे के स्थान में हम तीन तरह से भर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास झंडे चार ही हैं। एक बार जो झंडा हमने संकेत में लगा दिया उसे हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, तो शेष झंडे हमारे पास तीन रहेंगे। तो कुल अनुक्रम हमारे पास बनेंगे, ये ऊपर का रिक्त स्थान भरने की संभावनाएं चार, नीचे का रिक्त स्थान भरने की संभावनाएं तीन, और गुणन के सिद्धांत के अनुसार कुल संकेतों की संख्या 4 गुना 3 अर्थात 12। तो इस तरह से 12 संकेत चार झंडों से बनाए जा सकते हैं जब हमें केवल दो झंडों को प्रयोग करने की अनुमति है। तो आइए एक और प्रश्न लेते हैं। अंकों 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे तीन रिक्त स्थान हम चुनेंगे, ये तीन रिक्त स्थान, क्योंकि हमें 3 अंकीय संख्याएं बनानी हैं। अब हमें कहा गया है कि इकाई का स्थान भरने के लिए हमें कितने अंक ले सकते हैं। यहाँ से हमारे पास 6 अंक हैं, लेकिन हमें बनानी है सम संख्या, और सम संख्या में आप जानते ही हैं कि इकाई के स्थान पे 2 के गुणज होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 2 के गुणज हैं 2, 4 और 6, यानी हमारे पास केवल 3 विकल्प हैं जिससे हम इकाई का स्थान भर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पर दहाई का स्थान कितने तरह से भरा जा सकता है? 6 तरह से भरा जा सकता है दहाई का स्थान, क्योंकि हमने कहा है अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। और सैकड़े का स्थान कितनी तरह से भरा जा सकता है? वो भी 6 तरह से। तो इकाई का स्थान 3 तरह से, दहाई का 6 और सैकड़ा 6। तो गुणन के सिद्धांत के द्वारा हमारी अभीष्ट सम संख्याएं हुई 3 गुना 6 गुना 6 अर्थात 108। तो 108 सम संख्याएं हम केवल इन 6 अंकों का प्रयोग करके बना सकते हैं। अब हम एक और समस्या ऐसी लेंगे, संकेतों पर आधारित है। यदि 5 विभिन्न झंडे उपलब्ध हैं और उन विभिन्न संकेतों की संख्या ज्ञात करनी है जिन्हें कम से कम 2 झंडों को एक ऊर्ध्वदंड पर क्रमवत एक दूसरे के नीचे रखकर बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कम से कम है, तो संकेत बनाने के लिए या तो हम 2 झंडे या फिर 3 झंडे या 4 झंडे या फिर 5 झंडों का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर गणना का आधारभूत सिद्धांत जो हम लगाएंगे, बारी बारी से लगाएंगे, पहले 2 झंडों के लिए, फिर 3, 4 और 5 झंडों के लिए। तो 2 झंडे, जैसा कि आपने पिछली समस्या में भी देखा, एक के नीचे एक हमें प्रयोग करना है। हमारे पास उपलब्ध विकल्प हैं 5 झंडों के, तो पहला स्थान भरा जा सकता है 5 तरह से और दूसरा स्थान भरा जा सकता है 4 तरह से। तो हमारे पास गणना के आधारभूत सिद्धांत के आधार पे विकल्प होंगे 5 गुना 4 20, यानी 2 झंडों के एक साथ प्रयोग से बनने वाले संकेतों की संख्या 20 होगी। यदि हमें 3 झंडे लेने की अनुमति है तो 3 झंडे इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इसमें पहला स्थान भरा जा सकता है 5 उपलब्ध विकल्पों से, एक झंडा हम इस्तेमाल कर चुके हैं, बचे हुए 4 झंडे यहाँ पर दूसरे स्थान पे प्रयोग किए जा सकते हैं और शेष 3 झंडे यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास ये विकल्प होंगे 5 गुना 4 गुना 3। ये संकेत हुए 60। ये 60 संकेत हम 3 झंडों के प्रयोग द्वारा बना सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें 4 झंडे
प्रयोग करने की अनुमति है तो हम 4 रिक्त स्थान बनाएंगे और ऊपर का स्थान भरा जा सकता है। हमारे पास उपलब्ध झंडे 5, नीचे का स्थान 4 झंडों द्वारा, उसके नीचे 3 झंडे, क्योंकि हमें एक बार झंडा प्रयोग कर लिया तो दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए एक संख्या कम होती जा रही है। तो इस प्रकार हमारे पास ये गणना के आधारभूत सिद्धांत से कुल संख्याएं हुई 120। तो 4 झंडों के एक साथ प्रयोग से बनने वाले झंडों की संख्या 120। इसी तरह से 5 झंडों के एक साथ प्रयोग करने से बनने वाले संकेत, इसी के नीचे यदि हमें एक और झंडा अगर हम लगाएं तो इसी प्रकार से अनुक्रम हमारा चलेगा। पहला रिक्त स्थान 5 तरह से, दूसरा 4 तरह से, तीसरा 3 तरह से, दूसरा 2 तरह से और लास्ट वाला एक ही तरह से, क्योंकि अब हमारे पास एक ही झंडा शेष बचा है। तो इसकी भी गणना करेंगे तो यही आएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और ये भी होगा 120। तो इस तरह 5 झंडों के प्रयोग से संकेत बने 120 और कुल संकेत ये हुए 120 और 120 जमा 60 जमा 20। इन सबको हम योग करेंगे और ये संकेत हैं 320। तो ये प्रश्न पिछले प्रश्न से इसीलिए भिन्न है क्योंकि वहाँ केवल हमें 2 झंडों का प्रयोग करना था, यहाँ केवल 2 झंडे नहीं, यहाँ पर कम से कम 2 झंडे हम संकेत के लिए प्रयोग कर सकते हैं, यानी 3 भी कर सकते हैं, 4 भी और 5 भी। अब हम एक और प्रश्न करते हैं। अंक 1, 2, 3, 4 तथा 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है और दूसरी स्थिति में अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अब ये प्रश्न पिछले प्रश्न से कैसे भिन्न है, तब वहाँ पर हमें 3 अंकीय सम संख्याएं बनानी थी, यहाँ ऐसी कोई भी स्थिति आपको नहीं दी गई है। तो पहली हम परिस्थिति लेते हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है और 3 अंकीय संख्याएं बनानी है, तो 3 रिक्त स्थान बनाएंगे और हमारे पास उपलब्ध अंक हैं 5। तो पहला रिक्त स्थान भरा जा सकता है 5 तरह से, दूसरा रिक्त स्थान भरा जा सकता है अगेन 5 तरह से और तीसरा भी भरा जा सकता है 5 तरह से, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है। हम एक अंक जिसका पहले प्रयोग कर चुके हैं उसे दोबारा और तीसरी बार भी प्रयोग कर सकते हैं। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत से हमारे पास कुल अनुक्रम होंगे 5 गुना 5 गुना 5 जो कि होगा 125। तो हम इन अंकों को 125 तरह से व्यवस्थित करके संख्याएं 3 अंकीय संख्याएं बना सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी स्थिति की ओर। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है लेकिन बनाने वही 3 अंकीय संख्याएं हैं, इसलिए 3 रिक्त स्थान लेंगे। अब जब हमें कोई विशेष स्थिति नहीं दे रखी कि सम संख्याएं बनानी है या विषम संख्याएं बनानी है, तो हम कहीं से भी इसका आरंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें दिया है कि सम संख्याएं होनी चाहिए या विषम संख्याएं होनी चाहिए, तब हम इकाई के स्थान को पहले भरते हैं। तो अब हमारे पास एक पहला रिक्त स्थान भरा जा सकता है 5 तरह से। अब चूंकि हम एक अंक का प्रयोग कर चुके हैं, हमारे पास शेष अंक हैं 4। दूसरा रिक्त स्थान हम भर सकते हैं 4 तरह से और तीसरा रिक्त स्थान भर सकते हैं 3 तरह से, और ये हमारे पास हो गए 60 तरह से। हम इन अंकों को व्यवस्थित करके 3 अंकीय संख्याएं बना सकते हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो आइए एक और उदाहरण लेते हैं। 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता। अब हमारे पास हैं 0 से लेकर 9 तक कुल अंक 10 और हमें बनाने हैं 5 अंकीय टेलीफोन नंबर, इसलिए हमने 5 रिक्त स्थान ले लिए। अब इन 5 रिक्त स्थानों में से पहले 2 स्थान निश्चित हैं
6 और 7 के लिए, क्योंकि टेलीफोन नंबर इनसे प्रारंभ होता है। अब हमारे पास रिक्त स्थान है 3 और शेष अंक बचे हैं 8। तो हमारा एक रिक्त स्थान हम भर सकते हैं 8 तरीके से, दूसरा रिक्त स्थान भर सकते हैं हम 7 तरह से, और तीसरा रिक्त स्थान भर सकते हैं 6 तरह से। तो गणना के आधारभूत सिद्धांत के अनुसार हमारे पास कुल अनुक्रम होंगे 8 गुना 7 गुना 6, 7 6 42, 42 गुना 8 होगा 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 3 33, 336। तो हम इस प्रकार 5 अंकीय 336 टेलीफोन नंबर तैयार कर सकते हैं जो 6 और 7 से प्रारंभ होते हैं। आज मॉड्यूल 1 में हमने कवर किया क्रमचय और संचय विषय का परिचय, गणना का आधारभूत सिद्धांत और उपरोक्त सिद्धांत का दैनिक जीवन में उपयोग विभिन्न समस्याओं द्वारा। आशा करते हैं आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।